सर ग्रांट को बंद करवा के लोन सिस्टम को लाने की यहाँ पे कोशिश की है। दिल्ली पुलिस का तो हमारा तो आरोप है दिल्ली पुलिस पे कि आपने एक स्पेसिफिक लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया है कि मोदी सरकार डरी हुई है। आज भी अनिता का फोटो देखते हैं, उसको डॉक्टर अनिता कहा जाता है क्योंकि वो डॉक्टर नहीं बनता, उसका सपना था। हालत यह है कि सरकार किसी भी आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। इस सरकार की गर्मी थी कि वो चाहे किसी भी छात्रों को जेल में सजा दे, एक्टिविस्टों को जेल में डाल दे, उनके ऊपर मुकदमा लगाए, लेकिन कोर्ट का ट्रायल नहीं होगा, मीडिया ट्रायल किया जाएगा उनको बदनाम करने के लिए। देश में लगभग 1 माह तक चला छात्रों का आंदोलन, युवाओं का आंदोलन खत्म हो चुका है। सीजेपी का ये आंदोलन शुरुआत के समय थोड़ा धीमा था, लेकिन फिर संसद मार्च के दौरान जिस तरह से इसने गति पकड़ी, उसके बाद जैसे गति पकड़ी, ये धीरे धीरे देश का आंदोलन हो गया। न केवल जंतर मंतर पर दिल्ली के, बल्कि देश के सभी राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में छात्र सड़कों पर उतर आए। आंदोलन अब खत्म हो चुका है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, न केवल दिल्ली में बल्कि बिहार में, आसाम से, हर जगह छात्रों के, युवाओं की गिरफ्तारी की सूचना आ रही है। मत भूलिएगा, इस बात को याद रखने की जरूरत है कि स्टूडेंट्स पे न केवल पैलेट गन बल्कि AK-47 से भी फायर किया गया। 3 छात्र घायल हुए हैं बिहार में। दिल्ली में भी 2-3 युवाओं को पैलेट गन से गंभीर चोट आई है। इस पूरे आंदोलन में वैसे तो तमाम संगठन लगे हुए थे एक साथ, तमाम विपक्षी दल, तमाम स्टूडेंट्स की यूथ विंग, सब के सब इन्वॉल्व थे। लेकिन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एक ऐसा संगठन था जो सबसे आगे लेकिन सर्वाधिक खामोशी के साथ इस पूरे आंदोलन का में जो गर्मी है उसको पैदा करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। AISF के नेशनल प्रेसिडेंट विराज मेरे पास सामने बैठे हुए हैं। विराज, आपका स्वागत है। पहले तो आपको ढेर सारी बधाई इस आंदोलन के लिए। जो परिणाम लेकर के आया यह पूरा मूवमेंट, क्या AISF उससे खुश है? क्या आप लोगों ने सिर्फ इतनी की ही चाह की थी? मुझे लगता है कि आंदोलन का जो एक रवैया था, जिस तरीके से एक सिंगुलर डिमांड को लेके आंदोलन चला, फिलहाल के राजनीतिक माहौल में किसी भी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन जो है अपने आप में बड़ी बात थी। जाहिर तौर पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, हम लोग नीट के खिलाफ 2017 से संघर्ष कर रहे हैं। आप जानते होंगे सर कि जिस तरीके से पहली विक्टिम जो नीट की थी अनीता, जिसके भाई भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उन्होंने खास तौर पर हम लोगों को इन्वाइट किया था कि वो आए, अपनी बात रखे। तब से लेके आज तक हम लोगों ने नीट के खिलाफ, चाहे वो नीट को बैन करने की जो मांग है, हम लोग कॉन्स्टेंटली उठा रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि नीट को बैन करने की क्या ज़रूरत है या फिर NT को स्क्रैप करने की क्या ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि नीट जिस तरीके से 2017 में 16 में जिस तरीके से ऑल इंडिया कंपल्सरी किया गया, उससे पहले अलग अलग स्टेट्स में अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन बिल्कुल हुआ करते थे, हम लोगों ने देखा है। बिल्कुल। और क्योंकि एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो स्टेट है वो सेंटर है, दोनों की जिम्मेदारी वहाँ पे उनकी है। लेकिन जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट आया 2014 में, उसके बाद से आप देखते हैं कि एजुकेशन में भारी मात्रा में सेंट्रलाइजेशन किया गया। उसी के चक्कर में जो है आप देखते हैं कि हर दूसरी चीज़ में आप देखते केंद्रीकरण करने की शुरुआत की गई। तो ऑल इंडिया जो एंट्रेंस हुआ करता था एग्जाम आने में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT, जो 15% कोटा है जो सेंटर के पास है, जैसे एम्स है, जिपमेर है, जो कॉलेजेस है, इन कॉलेजेस का जो कोटा है उसका एंट्रेंस एग्जाम अलग हुआ करता था। लेकिन जब से नीट को मैंडेटरी किया गया, आप देखते हैं कि तमिलनाडु में CJP का प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद भी प्रोटेस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इसकी वजह ये थी कि तमिलनाडु का सेंटिमेंट बहुत क्लियर था कि हमें एग्जम्पशन चाहिए नीट से। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे कि हमारी जो कोटा है स्टेट का, वो किस तरीके से भरा जाए, एग्जाम कैसे ली जाए। तमिलनाडु एक इकलौता स्टेट ऐसा था जहां पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ करता था। 12th के मार्क्स के बेसिस पे जितने भी बोर्ड्स अलग अलग है उन सबको नॉर्मलाइज करके
जो है स्टूडेंट्स को 12वीं के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता था। और इसका फायदा ये हुआ स्टूडेंट्स को, तमिलनाडु 2 नंबर का ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था में देखने को मिलती है। पहला है केरला, लेफ्ट फ्रंट के काम के जरिए जो है इस तरीके से एजुकेशन और हेल्थ केयर को डेवलप किया गया। सेकंड आता है तमिलनाडु में आप देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एमबीबीएस में पढ़ाई करके डॉक्टर बन के गाँव देहात में जाके झुग्गी झोपड़ियों में जाके अपनी सेवा करते थे। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एक तरीके से उन्हें चांस मिला आगे जाके पढ़ने का। नीट के बाद में क्या हुआ, तो नीट के बाद में कोचिंग माफिया का कंट्रोल आ गया। एक तरीके से जो स्टूडेंट्स लाख 2 लाख 3 लाख खर्च कर सकते हैं वही कोचिंग को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हीं को जो है एमबीबीएस को एडमिशन मिलना संभव हो पा रहा था। उसी समय जो है 2019 में नीट लागू होने के बाद में तमिलनाडु में स्पेसिफिकली जस्टिस ए के राजन कमेटी को बिठाया गया नीट का जो इम्पैक्ट रहा है सोसाइटी पे, खासतौर पे तमिलनाडु में, उसका असेस करने के लिए। उस रिपोर्ट में बहुत क्लियरली ये बोला गया कि जो तमिल मीडियम के स्टूडेंट्स थे, जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स थे, जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड स्टूडेंट्स थे, उनका पार्टिसिपेशन मेडिकल एजुकेशन से कम होते जा रहा है। इसीलिए तमिलनाडु में जो सुसाइड हुई, फर्स्ट सुसाइड थी अनीता की, अनीता ने 12th में अच्छा स्कोर किया। तमिलनाडु में जब कंपलसरी किया नीट, उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी गुहार लगाई कि ये हमें एग्जम्पशन चाहिए, हमारे यहाँ पे जो है अलग सिस्टम काम करता है, आप हम पर ये थोपिएगा मत। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुलिस सुनने से इनकार कर दिया, उसके बाद में अनीता ने डिप्रेस्ड होके अपनी जान दी। उसका आज भी अनीता का फोटो देखते हैं, उसको डॉक्टर अनीता कहा जाता है क्योंकि वो डॉक्टर नहीं बनता है, उसका सपना था। आज भी जब उसका फोटो हम लोग देखते हैं तो हमें रोना आता है क्योंकि 18 साल की बच्ची सपने लेके चल पड़ी थी, फैमिली इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड थी, ऐसे माहौल में उसको सुसाइड करने के लिए सिस्टम ने मजबूर किया। तब से लेके आज तक ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन नीट को खारिज करने के डिमांड के साथ संघर्ष करते रहा है। आप देखते हैं सर कि मैं यही रोक रहा हूं आपको, आपने कहा कि एआईएसएफ की डिमांड है कि नीट को खारिज किया जाए और स्टेट्स को सौंप दिया जाए उनके एडमिशन के तौर तरीके जैसे पहले थे। क्या, मैं फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूं, इस आंदोलन से वो लक्ष्य आप लोगों ने हासिल कर पाए? आप लोगों का लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य, आप इसके परिणाम से खुश हैं इस आंदोलन के? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात यह है कि ये एक पॉलिटिकल बैटल बन चुका था, क्योंकि जिस माहौल में हम लोग, राजनीतिक माहौल में हम लोग एक्टिविज्म कर रहे हैं, हम लोग अपने सवालों को उठा रहे हैं, हालत यह है कि सरकार किसी भी आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। ना वो छात्रों के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उसको एड्रेस कर पाती है। आप देखिए सर कि जिस तरीके से 2020 का जो पॉलिसी लाया गया एनईपी 2020, आप देखिए कि सबसे खतरनाक पॉलिसी है इस देश का एजुकेशन के मामले में, आप देखा जाए तो। और सारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को साइडलाइन करके आप देखते हैं कि अगर जब भी कोई पॉलिसी आता है तो उसको डिस्कस करने के लिए जो है अलग अलग फोरम होते हैं। पार्लियामेंट में उसको डिस्कस करना पड़ता है, चाहे पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी कमेटी को उसको फेस करना पड़ता है। उसके बाद में जितने भी अलग अलग राज्य है उसमें जितने भी मिनिस्टर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर्स है, उसका एक बॉडी है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन। उस बोर्ड के जरिए डिलिब्रेशंस होता है, उसके बाद में उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये प्रोसीजर था। ना पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया एनईपी को, ना स्टेट गवर्नमेंट्स को कंसल्ट किया गया। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने स्टूडेंट्स से हम लोगों ने सजेशंस मांगे। आपको बोलना चाहिए कि आपने कौन से सजेशंस को स्वीकारा है, कौन से सजेशन आपको रिजेक्ट किए हैं, क्यों रिजेक्ट किया है, ये बोलने का काम था। लेकिन कोविड के बैकड्रॉप के पीछे जिस समय कृषि कानून को लादा गया देश के ऊपर, जिस समय लेबर कोड को लादा गया, उसी समय एनईपी 2020 को लादा गया था, और वो भी कोविड के बैकड्रॉप के जरिए कैबिनेट की नोट देके, कैबिनेट की मंजूरी देके इस पर छात्रों को थोपा गया। तो हर तरीके से जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को बाईपास करके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स को बाईपास करके इस पॉलिसी को छात्रों पर लादा गया। इसके बाद में जो है आप देखते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट इस देश ने देखे हैं। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद में ऑक्यूपाई यूजीसी नाम का मूवमेंट चला, जो नॉन नेट स्कॉलरशिप का मुद्दा था, वो मूवमेंट चला। पिछले कुछ सालों में रवैया सरकार का ये रहा है कि आपको जितना चिल्लाना है आप चिल्लाओ, आपको जितनी आवाज उठानी है आप उठा दीजिए, लेकिन हम लोग सुनेंगे नहीं। सरकार बहरी हो चुकी थी। राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट था वो बहुत अलार्मिंग था सर, कि एनडीए में जो है रेजिग्नेशन का इस्तीफे नहीं हुआ करते, हमारे पे कल्चर नहीं है। इसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी का भी कोई कल्चर नहीं है आपके पास। इस देश ने जब भी नेहरू के जमाने से लेके इंदिरा के जमाने से लेके हर अब तक का जो प्री मोदी एरा जो था, उस समय तक रेजिग्नेशन हुआ करते थे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कम से कम लोग माना करते थे।
इस सरकार की ये गर्मी थी कि वो चाहे किसी भी छात्रों को जेल में सजा दे, एक्टिविस्टों को जेल में डाल दे, उनके ऊपर मुकदमा लगाए, लेकिन कोर्ट का ट्रायल नहीं होगा, मीडिया ट्रायल किया जाएगा उनको बदनाम करने के लिए। इसलिए आज के माहौल में जो है सरकार की गर्मी जो है उसको निकालने के लिए छात्रों का ये जो डिमांड थी वो पूरी होना भी एक इम्पोर्टेंट कदम था। तो मैं बोलता हूँ कि ये हमारे लिए पार्शियल विक्ट्री है, ये हमारे लिए पॉलिटिकल विक्ट्री है, लेकिन हमारे कई सवाल है जो आज भी पेंडिंग है। एक चीज बताइए, सीजेपी के साथ जो कि स्टूडेंट मूवमेंट कोई से जुड़ी हुई कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो उसमें शामिल लोग हैं, भले वो सौरभ दास हों, अभिजीत दीपके हों, वो स्टूडेंट मूवमेंट से नहीं आए, मुख्य धारा की राजनीति में थोड़ा बहुत हिस्सा लिया है। सौरभ तो जर्नलिस्ट रहे हैं, उनके साथ तारतम्य बैठाने में, तारतम्य का मतलब आप समझ रहे होंगे, इक्विलिब्रियम में आने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड कि 20 तारीख से पहले 20 जून से जब मूवमेंट शुरू हुआ, जंतर मंतर पे धरना शुरू हो रहा था, उससे पहले सभी लेफ्ट के संगठनों का सीजेपी के साथ में कोऑर्डिनेशन करने की पहल जो थी वो एएसएफ ने की थी। हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि 20 तारीख से पहले हमें एक पेज पे आना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन हमारा इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जंतर मंतर पे धरना देना और उसको सस्टेन करना ये अपने आप में एक चैलेंज है। बिल्कुल है। इसका कारण ये भी है कि जिस समय हम लोग धरना दे रहे थे उस समय वेकेशन का पीरियड था। दिल्ली के जो कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज थी, चाहे डी हो, जामिया हो, जेएनयू हो, यहाँ पे वेकेशन का माहौल था, और ऐसे माहौल में एक मोबिलाइजेशन को खड़ा करना दिल्ली में अपने आप में एक चैलेंज था। तो उसकी जो पहल थी वो हम लोगों ने शुरुआत की। हम लोगों ने चाहा कि जितने भी लेफ्ट के संगठन है उसका एक कोऑर्डिनेशन जो है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है, क्योंकि हम लोग इसके लेफ्ट के संगठन ही क्यों, तो क्योंकि हम लोगों ने पॉलिसी इश्यूज को लेकर लंबे समय से लड़ाई की। इसलिए हमारा कोशिश ये था कि हम लोग सीजेपी को हमारा एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, हम लोग चीज़ों को लेके एक स्पष्टता अपने में रखे। तो ये जो पहली पहल थी वो हम लोगों ने शुरू की। उसके बाद में जो है आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें हुई जिसके साथ में जो हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे। जैसे सोनम वांगचुक जी ने जब वो पहली मर्तबा आए थे जंतर मंतर पे, उन्होंने कहा था कि एनईपी अच्छा पॉलिसी है और उसमें कुछ खामियां हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे उन्होंने सवाल उठाया। सोनम जी ने ये बात 2 बार स्टेज पे की। हमने ये बात उस समय पर भी सीजेपी को कन्वे की थी कि सोनम जी का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप चाहे वो सोनम जी का खुद का पर्सनल व्यू पॉइंट हो, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स है, हम लोगों ने एनईपी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, हम लोग लड़ते रहेंगे। तो सोनम जी ने ये स्टेटमेंट्स ऑन स्टेज नहीं देने चाहिए। उसके बाद भी एक बार जो है सोनम जी ने इसके बारे में बात रखी। उस समय मैं पर्सनली जाके हमने इसको डिसएग्री किया, स्टेज पे जाके हमने अपना जो एतराज़ है वो जताया था, लेकिन उसके बाद में सोनम जी ने इसके बारे में कोई भी मेंशन करना टाला। तो शायद ये जो मैसेज था हमारी तरफ से कि एनईपी का जो ये है, जो उसके जो दुष्परिणाम है, मतलब लाखों, इस देश के 94,000 स्कूल्स बंद करवा दिए सर। तो हम लोगों ने, मतलब आप देखिए, सबसे खतरनाक बात यह है कि स्कूल को बंद करवाना ये तो एक बात है ही, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज जो सर वीबीएसए बिल लाया गया है, इस पार्लियामेंट सेशन में इस पर डिबेट होने की संभावना, भारी संभावना है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कमेटी को रेफर कर दिया है वीबीएसए बिल को, वीबीएसए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। सर ग्रांट को बंद करवा के लोन सिस्टम को लाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। आप देखिए, जामिया से लेकर जेएनयू तक 500 करोड़ लगभग हर यूनिवर्सिटी को लोन बांटा गया है। इसका प्रिंसिपल अमाउंट आपको हर साल 10% रिटर्न करना पड़ता है। ऐसे हालत में जामिया का हर साल 20 से 25% फीस रेज हो रहा है। मतलब इसका मतलब है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इस देश में हैं, जितने भी अच्छे कैंपसेस है, चाहे वो आईआईटीज हो, आईएम्स हो, सबको खैरात में लोन बांटे जाएंगे। उनको बोला जाएगा कि आप 0% इंटरेस्ट रेट पे, 1% इंटरेस्ट रेट पे आप लोन लीजिए, वो ले लेंगे। उसके बाद में हालत क्या होगा, फीस बढ़ाई जाएगी। जिस तरह से भूख हड़ताल समाप्त की है, जिस तरह से नड्डा जी से मिले, और क्या आप लोगों को पहले जानकारी दी गई थी इस बात की कि वो नड्डा जी से मिल करके, जितेंद्र सिंह से मिल करके भूख हड़ताल छोड़ देंगे, अपने उड़ जाएंगे? देखिए, सोनम जी को तो हम सब लोग अपील कर ही रहे थे, जबकि उस वक्त उस दौरान कोई मांग मानी नहीं गई थी। डेफिनेटली, लेकिन मुद्दा हमारे सामने ये था, हम लोग जब सोनम जी जंतर मंतर पे थे, उसी समय हम लोग उनके सेहत के बारे में बहुत वरीड थे। जिस क्षेत्र से वो आते हैं, लद्दाख से, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अलग है, और दिल्ली में 50 डिग्री टेम्परेचर की ह्यूमिडिटी में बैठना ये बहुत मुश्किल काम था। हम लोग भागा दौड़ी में थे, तभी भी हमारी सभी साथियों की तबीयत खराब हो रही थी। तो अनशन पे जो इंसान बैठा है, जो इंसान दिल्ली के एटमॉस्फेयर से कंफर्टेबल नहीं है, हमें, क्योंकि सरकार, हमें एक बात पता है, हम लोग क्यों अनशन पर नहीं बैठे। हम ये बात समझते हैं कि
इस सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो ये fascist सवाल हैं, जरूरी है कि ये fascist है, आप ये अनशन fascist पे है। क्यों नहीं बैठे? इसके बारे में आपको बताऊंगा। जो फैसिस्ट है सर, जो फैसिस्ट है उन्हें लोगों की जानों की परवाह नहीं है। जो हिटलर के तलवे चाटने वाले लोग हैं, हिटलर की राजनीति को मानने वाले लोग हैं, इनके जो आरएसएस के जो लोग हैं जिन्होंने हिटलर के काम को प्रेज किया था, गुरु गोलवलकर जो है उन्होंने कहा था कि जिस तरीके का वंश शुद्धि का एक्सपेरिमेंट जर्मनी में किया था वैसा एक्सपेरिमेंट इंडिया में होना चाहिए, तो कौन सा वंश शुद्धि की बात करते थे? तो ये जो नाजीवाद को प्रमोट करने वाले लोग हैं, इनको ह्यूमन लाइफ की परवाह नहीं है सर। इसलिए आप देखते हैं कि ये पायलट गन चलाना, गोलीबारी करना, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो जब इंसान की जान की परवाह, देखिए जब सरकार सुनने के इसमें हो ना, जो सरकार में बैठे हुए लोग थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी दिखा सकते हैं, ऐसे मामले में आप हंचन करके उनका मॉरल तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी ही गर्मी में होते हैं, जिनको जानों की परवाह नहीं होती है, जीडी अग्रवाल साहब का क्या हुआ सर? बिल्कुल 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 सही। जीडी अग्रवाल साहब ने 100 से ज्यादा दिन अनशन करके अपनी जान गंवा दी। मोदी जी का बस एक ट्वीट आता है कि बुरा हुआ, कंडोलेंस देके उन्होंने छोड़ दिया। जिम्मेदारी किसकी थी सर? और दूसरी बात ये थी कि हम अनशन पे क्यों नहीं बैठे, क्योंकि ये सबसे अहम मुद्दा है। ये सवाल हमसे पूछा गया है। क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जितना भी संगठन वहां पे मौजूद थे, हम सब संगठनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि सोनम जी ही अनशन पे बैठेंगे, हम लोग अनशन पे नहीं बैठेंगे। ये हमारी साझा समझ थी। हम लोगों ने ये मीटिंग में डिसाइड किया था। सभी संगठन जो थे, एआईएसएफ है, एसएफआई है, केवाईएस है, एएसएपी है, ये भी तय हुआ था कि आयशा बैठेगी अनशन पे? आयशा का बैठना वो उनका पर्सनल कॉल था। हम सब लोगों ने मिलके जो डिसाइड किया था वो यही था कि अनशन पे बस सोनम जी बैठेंगे। हमें फोकस सोनम जी पे रखना है, क्योंकि वो उनका तरीका है रेजिस्टेंस का, उनका तरीका है संघर्ष का। हमारा तरीका अनशन नहीं, हमारा तरीका हम लोग इस बात से लेके फिक्रमंद थे कि जंतर मंतर पे मोबिलाइजेशन कैसे बढ़ाया जाए, जंतर मंतर के आंदोलन को जीवित कैसे रखा जाए, क्योंकि वो आंदोलन जो है वो देश भर के लोगों को एक उम्मीद दे रहा है। अगर जो लीडरशिप है संगठनों का वो अगर बैठ जाता है अनशन पे, तो सारा जो फोकस है, हम सब संगठनों का जो फोकस है, वो हमारे साथियों की केयर पे निकल जाएगा। आंदोलन को आगे लेके जाने के लिए जो एफर्ट डालना चाहिए हम लोग वो डाल नहीं पाएंगे। इसलिए सोनम जी बैठेंगे, हम सब लोग जो है आंदोलन को मजबूत करने के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। ये हम लोगों ने तय किया था। एक चीज बताइए, सोनम जी की पत्नी का एक बयान आया है, आप लोगों को बताया है कि सनातन धर्मी है, जो सनातन के रास्ते पे, उनका जो बयान है मैं एक सेकंड पढ़ भी देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि इफ एनीवन हैज शोन व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया टू बी ए विश्व गुरु, इट इज अवर जेनजेड। दे हैव लिव्ड सनातन धर्मा, नॉट प्रीज्ड इट, कवरेज विथ हेट, स्ट्रेंथ विदाउट वायलेंस, पेट्रियटिज्म विदाउट ब्लाइंड ओबेडियंस। फिर लास्ट में उन्होंने लिखा है, मे बी इट्स द टाइम द हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी लर्न ए थिंग और टू फ्रॉम दिस यंग इंडियंस अबाउट हिंदुज्म, नेशनलिज्म and what it truly means to be a विश्व गुरु। देखिए, विश्व गुरु बनने की बातें आप करोगे और इस देश के युवाओं को आप बेरोजगारी के दलदल में फंसा दोगे। विश्व गुरु बनने की आप बातें करोगे और यहाँ पे प्रेस फ्रीडम जो है उसको आप छीन लोगे। विश्व गुरु बनने की बातें करोगे और यहाँ पे एजुकेशन को आप जो है निगलेक्ट करोगे। विश्व गुरु बनने की आप बातें करोगे। देखिए, जिस विश्व गुरु बनना मतलब क्या है, अगर आपको लीडिंग फोर्स बनना है दुनिया का, तो जिन मुद्दों को आपको हेवीली इन्वेस्ट करना चाहिए आप उसको इग्नोर करोगे और बोलोगे विश्व गुरु बनना है। ये रेटरिक आपके जो पॉलिटिकली कुछ सेक्शन को अपील करने के लिए आप इसको सामने रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप रखिए, विश्व गुरु बनना है, अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए जो बुनियाद है इस देश की, उसको आप कब फिक्स करोगे भाई साहब, ये सवाल है। गीतांजलि की इस बयान से सहमत हैं? देखिए, गीतांजलि जी ने जो कहा है कि सनातन का क्या बोला उन्होंने एग्जैक्टली? उन्होंने सनातन का ये बोला कि असली सनातन धर्म यही है। देखिए, ये सनातन, ये सारे के सारे लोग जो हैं सनातन के धर्म ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और ये इस तरीके से बढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सनातन धर्म के बारे में गांधी जी खुद बोलते थे कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ, ऐसा गांधी जी बोला करते थे। लेकिन उन्होंने जो तरीका उन्होंने अपनाया, अपनी जिंदगी जैसे उन्होंने जी, अपने आश्रम में जिस तरीके से उन्होंने चीजों को करवाया, वो सनातन हिंदू धर्म। और जो सनातन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो, देखिए, सनातन हिंदू धर्म एक तरफ है वैदिक हिंदुइज्म जिसको बोला जाता है, और एक है भक्ति मूवमेंट का हिंदुइज्म। इसमें फर्क है दोनों में। सनातन हिंदू धर्म के नाम पे छुआछूत और जाति व्यवस्था को लादने का काम लोगों ने किया है, लादने का काम किया है। तो अगर कोई बोलता है कि हमें, देखिए, हिंदुइज्म एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म रहा है,
अलग अलग सेक्स उसमें जुड़े रहे हैं, अलग अलग उनके तरीके हैं, पूजा पाठ के तरीके हैं, भगवान को वर्शिप करने के तरीके हैं। तो देखा जाए तो हिंदुइज्म में एक तरीके से डाइवर्सिटी हुआ करती थी। आप जो बोला जाता है कि ये करना ही मतलब हिंदू होना होता है। तो एक तरीके से जो है लोगों को एक जो यूनिफॉर्मिटी जो है वो आरएसएस जो लाना चाहता है, खास तौर पर आरएसएस लाना चाहता है, उस आरएसएस के प्रोपेगेंडा के चले हिंदुइज्म की डेफिनेशन को रिडिफाइन करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। सनातन हिंदू धर्म जो है उसमें अपनी खामियां रही हैं। सनातन हिंदू धर्म में भी अलग अलग, हिंदुइज्म में ही जो है जो मटेरियलिस्ट फिलोसफी के लोग मानने वाले लोग हैं वो वहां पे रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म, वैदिक हिंदू धर्म के अपोजिट जो एक स्ट्रीम चलता रहा भक्ति मूवमेंट का, संत नामदेव है, तुकाराम है, बसवेश्वर है, ये सारे लोग रहे हैं। इन्होंने छुआछूत को अपोज किया था। गांधी जी बोलते थे कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, और वो बोलते थे, ये बात उन्होंने और कही थी कि जो धर्म छुआछूत में विश्वास रखता है उस धर्म को मैं मानूंगा नहीं। एक चीज बताएं आप लोग कि जिस वक्त टेम्पो एकदम टॉप पर था इस पूरे आंदोलन का, उस वक्त ये आंदोलन खत्म हो गया। तमाम वादे किए गए, 3 वादे तो किए गए कि छात्रों के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, मुकदमे वापस लिए जाएंगे, और अब देख रहे हैं कि तो पूरे देश में ये तो तहलका मचा दिया गया है। बिहार में तो हाल बहुत खराब हो गया है, बंगाल का से भी, असम से भी, हर जगह से सुनाई दे रहा है। तो आप लोगों ने क्या, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी उसने इस बात पे चर्चा नहीं की? फिर से हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। हमारा जो मुख्य मांग था वो प्रधान जी का इस्तीफा था। प्रधान जी का इस्तीफा जब पूरा हुआ, हमें पता है कि कुछ चीजें जो है वो अनाग्रस्त है आज भी। अलग अलग सवाल है, शिक्षा में बुनियादी बदलाव की लड़ाई थी। ये लड़ाई बस प्रधान जी के इस्तीफे तक रुकनी नहीं चाहिए थी, और ये रुकेगी भी नहीं। मूवमेंट के अलग अलग फेजेस होते हैं। हमें लगता है कि एक फेज जो है प्रधान जी के इस्तीफे की मांग पूरी होना, ये हमारे लिए एक पॉलिटिकल विल थी, राजनीतिक हमारे लिए वो एक बड़ा कदम था। जिस तरीके से आज आप देखिए कि जो लोग बोलते थे, आप देखिए कि जितने भी बीजेपी समर्थक है उन सबके जो है मुंह बंद हो चुके हैं। अकाउंटेबिलिटी जो लोग लेना नहीं चाहते थे उनको लेनी पड़ी, उनको फोर्स किया गया। अगर ये आंदोलन मजबूत नहीं हुआ होता, मैं बोलता हूं कि अगर सोनम जी को नहीं उठाया होता, सोनम जी को जिस तरह से किडनैप किया गया जंतर मंतर से, उनको अबडक्ट किया गया, वो नहीं हुआ होता, अगर 20 तारीख का लाठीचार्ज अगर नहीं हुआ होता, तो यह आंदोलन इस तरीके का रूप नहीं लिया। आपको बताना चाहूंगा कि ये इंटेलिजेंस का ही इंफॉर्मेशन था कि अगर ये आंदोलन रुकता नहीं है, अगले हफ्ता भर 10 दिनों में इस कैपिटल में, नेशनल कैपिटल में, दिल्ली में 10 लाख स्टूडेंट्स आ सकते हैं। ये होम मिनिस्ट्री को वार्न किया गया था। इस प्रेशर में जो है मोदी जी ने, उनकी कैबिनेट ने, आप देखेंगे 2 रात लगातार 2 अलग अलग वीडियो के बयान जो है मोदी जी दे देते हैं। उनके चेहरे पर जो शिकन दिखती है उससे समझता है कि वो कितने प्रेशर में थे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का रुख था वो प्रधान जी से हट के वो अभी मोदी और अमित शाह के खिलाफ जा रहा था। इसलिए इस आंदोलन को मतलब आप देखिए कि अपोजिशन पार्टी, यहाँ पे जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, इस मुद्दे को कंसिस्टेंटली जो है लड़ी जा रही है। सारे लेफ्ट के संगठन जो है वो लड़े जा रहे हैं। इसमें जो है राहुल गांधी जी को जो है क्रेडिट ना देना, ये बीजेपी के लिए भी बहुत अहम था। उनके प्रेशर में अगर वो चीज़ों को मान लेते हैं तो 2029 की जो लड़ाई है, या फिर यूपी का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, हर जगह पे जो है बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में उनके लिए हमें श्रेय देना बहुत इजी था, हमें श्रेय देना ये बहुत। तो माने ये लगता है आपको कि राहुल को श्रेय नहीं देना चाहते थे, इसलिए आनंद फानंद में कर लिया? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए इस देश का प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जो है अनडाउटेबली वो कांग्रेस। लेफ्ट पार्टीज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया अलायंस को खड़ा करने का, और हम लोगों ने, चाहे कांग्रेस की लाख गलतियां हो, इंडिया अलायंस को एक साथ रखने के लिए हम लोगों ने एक अहम भूमिका बजाई है। कांग्रेस से गलतियां होती है। कांग्रेस, राहुल गांधी जी का जो बयान था, जिस तरीके से उन्होंने केरला में जाके कैंपेन किया लेफ्ट के खिलाफ, वो लाइन क्रॉस करना था। लेकिन हमारी ये समझ है कि आज के दौर में खासतौर पे यूनाइटेड फ्रंट की जरूरत है। उसी के जरिए आप जो है मोदी शाह को हरा सकते हैं, उसी के जरिए आप फैसिज्म को जो है इस देश में रोक सकते हो। एक बात बताइए, ये मूवमेंट तो खत्म हुआ, एआईएसएफ की आगे की प्लानिंग क्या है? क्योंकि अभी तो जो जोश है भीतर का वो खत्म तो नहीं हुआ होगा, जहां तक मेरा जोश। देखिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 से संघर्ष कर रहा है, 90 इयर्स हो गए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस देश का जो पहला एजुकेशन पॉलिसी था, उस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए एआईएसएफ का बहुत बड़ी भूमिका रही। तो हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और कभी खत्म होगी भी नहीं, जब तक हम लोग जो है अपनी डिमांड्स को पूरा नहीं करते। एक
इगैलिटेरियन जो सोसाइटी है जिसका हम लोग सपना देखते हैं, जो भगत सिंह के भारत का हम लोग सपना देखते हैं, उसके सपने का जो भारत है उसका सपना देखते हैं, शिक्षा में जो कमियां हैं उसको जब तक हम लोग सॉल्व नहीं करते, एक नई शिक्षा व्यवस्था का हम लोग जब तक हम लोग उसका इजाद नहीं करते, हमारी लड़ाई खत्म होने से नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग 100 से अधिक शहरों में एक जंतर मंतर हम लोग खोलेंगे। जैसे जंतर मंतर का यहाँ पे एक जमावड़ा बन चुका था, लोग आ रहे थे, वैसा 100 शहरों में, वैसे 100 शहरों में हमारा प्लान था। तो ये मूवमेंट जब तक दिल्ली में चलेगा उतना कम से कम 100 जो सेंटर्स है देश के बड़ी सेंटर्स है उसमें मूवमेंट चलेगा, ये हमारा प्लान था। लेकिन हमें लगा नहीं था कि इतनी जल्दी इस्तीफा दिया जाएगा। इस्तीफा बहुत जल्दी दिया गया और उसके पीछे का कारण भी बहुत स्पष्ट है कि मोदी सरकार डरी हुई थी। जब 10 लाख स्टूडेंट अगर वो दो बातों से डरी थी, 10 लाख छात्र आ जाएंगे, राहुल गांधी से डरी हुई थी कि राहुल गांधी को इसका फायदा ना मिल जाए। लेकिन इतना ही बात है कि मोदी सरकार की कुर्सी तो हिल चुकी है, कुर्सी तो हिल चुकी है। अभी अलग अलग तरीके से जो है रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बिहार में, असम में, वेस्ट बंगाल में, अलग अलग जगह पे, महाराष्ट्र में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जब 20 तारीख के लिए हम लोगों ने कॉल दिया था कि मोबिलाइज किया जाए, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, राजस्थान से लगभग 5000 स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया था जंतर मंतर पे। महाराष्ट्र से खास तौर पे बहुत अच्छा रिस्पांस था। कितने बच्चे हैं? महाराष्ट्र से लगभग 4000 स्टूडेंट्स दिल्ली में हम लोग लेके आए। और इसके भीतर एक आपको मैं बोलता हूँ सर कि एक बहुत अहम बात है, जब 20 तारीख को लाठीचार्ज किया था, लाठीचार्ज में एआईएसएफ के बैच को, झंडों को टारगेट किया था। हमारे साथियों से कंसिस्टेंटली वहाँ की इंटेलिजेंस, एंटी टेररिज्म जो ये है, ATS हो जाए, आपका इंटेलिजेंस हो जाए, ये सब लोग जो है पता नहीं, मतलब एंटी टेररिज्म स्क्वाड का स्टूडेंट प्रोटेस्ट में क्या काम है, इनको इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है। हम लोग कौन से हथियार लेके दिल्ली में पहुंचे हैं? हमारे हाथ में अपनी किताबें हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा लाइब्रेरी चल रहा था जंतर मंतर पे। हमारे हाथ में अपनी किताबें हैं, अपने हाथ में हमारे झंडे हैं, हमारे हाथ में अपने प्लेकार्ड्स है, डफली है, जिस डफली की गूंज जो है जंतर मंतर पे गूंजी है, इनको लेके हम लोग जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। उन्हें स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था। पुलिस स्टेशन के अंदर डिटेंशन में उनको मारा गया था। मारने वाले सिविल ड्रेस के लोग थे। जंतर मंतर के आसपास सीपी में जो लोग सिविल ड्रेस में मौजूद थे, अपने हाथ में लठ लेके, कौन थे किसको पता नहीं, ऐसे लोगों को जानबूझ के डाला गया हमारे साथियों को टारगेट करवाने के लिए। दिल्ली पुलिस का तो हमारा तो आरोप है दिल्ली पुलिस पे कि आपने एक स्पेसिफिक लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया है, आपने एआईएसएफ को टारगेट किया है। यहाँ पे गोदी मीडिया नैरेटिव चला रहा है। हमारा एक पोस्टर साथ एक पोस्टर हम लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरी एक टेम्पलेट बनाया था। उस टेम्पलेट को शेयर किया गया था लगभग 6 मिलियन लोगों ने, 60 लाख से अधिक लोगों ने उसको शेयर किया। उसमें हमारी मांग थी एनईपी को खारिज किया जाए, नीट को बैन किया जाए, एनटी को स्क्रैप किया जाए, ये मांग है हमारी। उस पोस्टर को रिलीज होने के बाद में जो है उसमें सोनम जी का फेस उस पोस्टर में लगा हुआ था। गोदी मीडिया ने जो है ये जो हमारा कैंपेन सक्सेसफुल हुआ, उसके चलते जानबूझ के अपना जो इकोसिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दिया और एआईएसएफ को बदनाम करने की कोशिश की। एआईएसएफ कैसे आतंकवादी संगठन नहीं कहा गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने इस देश की आजादी में भूमिका बजाई है। हम लोगों ने अपनी शहादत दी है। जिन लोगों ने कभी इतिहास पढ़ा नहीं है, जिनकी शिक्षा जो है कमजोर रही है, वो इस तरीके से जो है कैंपेन चला रहे हैं। हम लोगों ने ठान लिया है कि जितना भी गोदी मीडिया जिन्होंने भी हमारे खिलाफ कैंपेन चलाया है, उन सबके खिलाफ हम लोग डेफेमेशन करेंगे सबके खिलाफ। यहाँ पे दो तीन अलग चैनल्स है कि जिनका काम ही है मूवमेंट को बदनाम करना। द पैम्फलेट नाम का एक चैनल है, उसका लगभग 6-7 लाख जो है वो व्यूअर सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। उन्होंने हमारे लाइब्रेरी के खिलाफ में, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के खिलाफ में, यहाँ पे जितने भी माइनॉरिटी से जो लोग आके अपनी सेवा वहां पे कर रहे थे उनके खिलाफ में, सीजेपी के खिलाफ में, एआईएसएफ के खिलाफ में एक नैरेटिव चला रहे थे, फेक प्रोपेगेंडा चला रहे थे। अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो हमारे साथ मारा पीटी क्यों हुई, कम से कम आप पुलिस से पूछ लीजिए। ना आपने हमारा पक्ष रखा, ना पुलिस का पक्ष रखा, आपने बस द पैम्फलेट के जरिए एक प्रोपेगेंडा सीरियसली चला गया। उसके बाद में छोटे मोटे जो चैनल्स है या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स है सो कॉल्ड बीजेपी आईटी सेल के, वो चला रहे थे। हम लोग किसी को नहीं बख्शेंगे सर। हम लोग जो है हर किसी के खिलाफ जो है, स्पेसिफिकली द पैम्फलेट के खिलाफ हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। हम लोग डेफेमेशन डालेंगे इनके खिलाफ, और जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, हर किसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे डेफेमेशन डालने वाले हैं। ठीक है विराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सामने थे एआईएसएफ के नेशनल प्रेसिडेंट विराज,